नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। बता दें आपको कि चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट का भाषण शुरू करेंगे 11 बजे। सभी वर्गों को इंतजार है कि क्या कुछ उनके लिए आने वाला है इस बजट में। महिलाओं, किसान, गरीबों सभी को इंतजार है। महंगाई से लेकर तमाम तरह के जो राहत है उसको लेकर सभी को इंतजार है, क्योंकि तमाम तरह की जो मुद्दे हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखे जाएंगे। बता दें आपको, अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए होता है। सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स में बड़े बदलाव से बचती है इस दौरान। तो वहीं पूर्ण बजट में नई सरकार नीतियां और बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करती है। सरकार वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद में मंजूरी मांगती है अंतरिम बजट के दौरान। तो वहीं लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पारित हो जाता है पूर्ण बजट में। बता दें आपको, एक अस्थायी व्यवस्था है अंतरिम बजट, जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय को कवर किया जाता है। चुनावी वर्ष में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए अंतरिम बजट की घोषणा की जाती है। वहीं सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स में बड़े बदलाव से बचती है। पूर्ण बजट में सरकार नई नीतियां और बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करती है। लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद बजट को पारित किया जाता है पूर्ण बजट में। और एक व्यापक वित्तीय योजना होता है पूर्ण बजट की अगर बात करें, जिसमें सरकारी आय व्यय तमाम तरह की जो सरकार का रोड मैप होता है वो तैयार होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी आज। बजट मेकर्स में टीवी सोमनाथन शामिल हैं। अजय सेठ, तो ये टीम है 2024 के बजट मेकर्स की, जिसमें तुहिन कांत पांडे, संजय मल्होत्रा, ये वो तमाम बड़े चेहरे, विवेक जोशी, नितिन गुप्ता, ये वो खास नाम जो बजट मेकर्स टीम में है। संजय कुमार अग्रवाल, वी अनंत नागेश्वरन, टीम लीडर निर्मला सीतारमण, जो आज बजट पेश करेंगी। तो वहीं टीवी सोमनाथन बजट मेकर्स टीम में, अजय सेठ, तुहिन कांत पांडे, संजय मल्होत्रा, विवेक जोशी, ये वो तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बजट मेकर्स की भूमिका निभाई। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, कैबिनेट की बैठक जारी। बता दें आपको, बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अंतरिम बजट को मंजूरी
दी जाएगी। 1 घंटे बाद संसद में पेश होगा बजट। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। कैबिनेट की बैठक जारी। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद हैं। अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। 1 घंटे बाद संसद में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। 1 घंटे बाद संसद में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। कैबिनेट की बैठक जारी है। सभी को अब उस वक्त का इंतजार जब बजट का भाषण शुरू होगा। और फिलहाल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। बता दें आपको, 1 घंटे के बाद संसद में बजट पेश होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में मौजूद हैं और अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। 1 घंटे बाद संसद में बजट पेश होगा, जिसको लेकर सभी को इंतजार है उस वक्त का जब वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। बस थोड़ी ही देर में बता दें आपको, वित्त मंत्री की ओर से भाषण शुरू हो जाएगा 11 बजे। बता दें आपको, कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं। अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। 1 घंटे बाद संसद में पेश होगा बजट। बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट की बैठक जारी है। तो बस कुछ ही देर में बजट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू हो जाएगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मनराज गुर्जर अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन शर्मा, और गंगेश्वर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल मनराज गुर्जर जी आपसे कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। और क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो मोदी सरकार का जो सामान्य फोकस रहा था पिछले बजट में हमने देखा था, तो उसमें मिडिल क्लास को भी उन्होंने चुनने का प्रयास किया था। इस बार का बजट समावेशी बजट रहेगा, जिसमें मिडिल क्लास को शामिल करने के साथ साथ ही सरकार ध्यान रखेगी कि किस प्रकार लोअर क्लास के लिए भी कुछ ऐसी नई घोषणाएं की जा सके, ताकि उनके जो वोट बैंक की राजनीति में भी उनके लिए सहयोगी की भूमिका में वो रह सके। साथ ही मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स की भी सरकार घोषणा कर सकती है, जिसमें कि सरकारी कंपनियों पर लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो कमजोर हो रही हैं, वो डूब रही हैं, या वो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उनके पक्ष में भी ये बजट आ सकता है। और ये बजट मुझे लगता है एक समावेशी बजट होगा, जो सरकार के नए स्वरूप देने के लिए काम सहायक हो पाएगा। जी, तो सर गंगेश्वर शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है कि बजट आने वाला है तो किसानों की क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? हालांकि सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन फिर भी चुनावी वर्ष को देखते हुए किसानों को उम्मीद है कि सरकार खाद पर, बिजली पर जो सब्सिडी बढ़ाएगी, किसान जो कर्ज के जाल में फंसे हुए उनके लिए कोई समावेशी योजना लेकर के आएगी जी। और एमएसपी की जो गारंटी का जो किसानों का जो मुद्दा है उस पर भी सरकार कुछ ना कुछ जो कहेगी। तो किसानों के बहुत सारे लंबित मसले हैं जो सरकार के सामने पेंडिंग पड़े हैं। किसान आंदोलन के दौरान पीछे जो उन्होंने जो है सहमतियां दी थी, लेकिन उनको लागू नहीं कराया जी। तो चुनावी साल है तो किसान उम्मीद करते हैं कि जो है सरकार कुछ ना कुछ जो लेकर के आएगी। तो बाकी तो बजट में देखा जाएगा क्या आता है, लेकिन जो है उम्मीद तो है लोगों को। उम्मीद कितनी कामयाब होंगी देखने वाली बात है जी। पवन शर्मा जी, क्या लगता है कि सरकार किसानों की उम्मीदों पर, युवाओं की उम्मीदों पर, गरीबों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? हालांकि सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन फिर भी चुनावी वर्ष को देखते हुए किसानों को उम्मीद है कि जो है सरकार कुछ ना कुछ जो लेकर के आएगी। तो बाकी तो बजट में देखा जाएगा क्या आता है, लेकिन जो है उम्मीद तो है लोगों को। उम्मीद कितनी कामयाब होंगी देखने वाली बात है जी। पवन शर्मा जी, क्या लगता है कि सरकार किसानों की उम्मीदों पर, युवाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी?
कहा है कि अंतरिम बजट है जी और अंतरिम बजट में कोई भी सरकार जो लोकतंत्र को मानती है वो कोई इतने बड़े फैसले लेती नहीं है जी जिनके ऊपर कहीं आगे जाके दूसरी जो भी सरकार बने वहां पे कोई इफेक्ट आए। तो अभी तो जो भी अंतरिम बजट होगा जिसमें जो बाकी बचे हुए समय है उसमें कितना हिसाब किताब का खर्चा है उसी के बारे में बात होती है। लेकिन कुछ अगर आप पिछले इनका क्रियाकलाप देखा जाए या चाल चरित्र देखा जाए तो ये चुनावी साल है और चुनावी साल में ये लोग लुभावने वादे जरूर करेंगे। जी जो जुमले पहले भी ये करते आए वो जुमले इसमें भी शायद हो सकता है जुमले नजर आए इस बजट के अंदर। लेकिन अगर जुमले भी बनाते हैं तो हो सकता है जनता को अपनी तरफ खींचने का, क्योंकि पिछले 4-4.5 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, ना किसान के लिए, ना बेरोजगारों युवकों के लिए, ना मीडियम क्लास जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए। जीएसटी एक इनका ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है जिसमें जो छोटा व्यापारी है वो बहुत परेशान है। वो अपनी जीएसटी रिटर्न भरने के लिए भी उसको महीने के कम से कम भी 4-5 हजार रुपए अलग से खर्च करने पड़ रहे हैं किसी को देने के लिए। तो जीएसटी का जंजाल इन्होंने फैलाया है। दूसरा, इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो कितनी कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कितना कैश में माल खरीद सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो इनको सरकार को देखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद कम ही है कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कैसा बजट आना चाहिए, किस तरह का बजट होना चाहिए जिससे सभी को राहत मिले? बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें युवा जो बेरोजगार यूथ है उनके लिए कुछ नौकरी धंधे का उनको कुछ रास्ते खुले, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं हों, जीएसटी का जो है वो टाइम पे मिले उनको, छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं इनको जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनकी एक ऐसी आमदनी हो जिसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स ना लगे, चाहे वो उसमें टैक्स सेविंग करें या ना करें। लेकिन सरकार जो है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज किसान जो है, किसान की खाद का मूल्य जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया और उसमें साथ खाद के जो कट्टा है उसकी जो वजन भी है वो भी कम कर दिया। तो दोनों की तरफ से लूट मचा रखी है लोगों ने। तो किसानों के लिए भी कुछ आशा हो जिसमें बजट पेश किया जाए, और युवाओं के लिए भी कुछ बेरोजगारी के रास्ते हों जिनमें उनको कुछ नजर आए। तो मुझे उम्मीद है नहीं, जनता को भी शायद इनसे अब उम्मीद है नहीं। जी मनराज जी, आपको क्या लगता है कौन सी वो ठीक है तो एक बार हम किसान नेता से बात करते हैं ना। गंगेश्वर शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि सरकार का जो पिछला बजट था उसमें किसान को लेकर तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा की गई थी, इस बार जो भी योजनाएं आने वाली हैं कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका विस्तार होना चाहिए? सरकार ने पीछे जो घोषणाएं की उसका लाभ भी किसानों को नहीं मिला है, और चुनावी साल को मद्देनजर रखते हुए कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद इस सरकार से हम लोगों को नहीं है। किसानों के मसले जो है काफी लंबे समय से प्रभावित है और जो है सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इस देश में उत्पादन करने वाली दो शक्तियां हैं, एक किसान है जो उत्पादन करता है, पूरे देश का जो है पेट भरता है, वो भी परेशान है। दूसरा मजदूर है जो तमाम कल कारखानों में काम करता है, देश के जो है आर्थिक विकास में जिसका एक बड़ा योगदान है। दोनों की हालत बहुत बदतर है। मजदूर को जीने लायक वेतन नहीं मिल रहा है, किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, और इन मुद्दों को लेकर के मजदूर और किसान पूरे देश में आज आंदोलन पर है। 16 फरवरी को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा मजदूरों और किसानों ने संयुक्त रूप से किया है, और ये पहला अवसर है जब मजदूर और किसान एकजुट होकर के सरकार की नीतियों के खिलाफ, पॉलिसियों के खिलाफ जो है पूरे देश में हड़ताल करने जा रहे हैं। तो सरकार इससे सबक ले और हड़ताल ना हो, इसके लिए जो मजदूरों की, किसानों की लंबित मांगे हैं, सरकार उस पर कोई जो बजट में जो है प्रावधान करे और उनको लेकर के आए, जिससे किसानों को, मजदूरों को राहत मिले। नहीं तो मजदूर और किसान जो संघर्ष पर है, और 16 फरवरी को पूरे देश में एक बड़ी हड़ताल जो मजदूर और किसान मिलकर करने जा रहे हैं। जी पवन शर्मा जी, सरकार तमाम तरह के जुमले मारती नजर आती है, आपका ऐसा कहना है, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना पिछली बार देखा गया था टैक्स स्लैब में भी छूट दी गई थी। तो इस तरह के जो काम है जो जमीनी स्तर पर नजर आते हैं, ये जो काम सरकार करी है उनके मुंह में जीरा वाली बात है जी। जो जितनी पहले क्या करते हैं ये लोग, पहले सगों पे फोड़ते हैं बहुत बड़े बड़े कि ये सरकार इतनी घोषणा कर रही है, मतलब इनका पहले ये उसका एक बेस बनाते हैं अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से,
और उसके बाद में जो मिलता है वो कुछ भी नहीं मिलता, वो ना के बराबर होता है। तो जनता को उसको कोई राहत मिलती नजर नहीं आती है। आप खुद देख लीजिए, अगर मान लो टैक्स की बचत आप बात करें तो आज नॉर्मल, आज अगर एनसीआर का इलाका देखा जाए तो वहां पे हर कोई उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50-60 हजार रुपए उसको मंथली चाहिए ही चाहिए, जिससे कि वो अपने घर का खर्चा चला सके, मकान का किराया दे सके और बाकी अपने बच्चों की एजुकेशन कर सके। मतलब 50,000 रुपए तो मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, आज एक बेरोजगार युवा जो है आज कंपनियों में धक्के खा रहा है, उसको मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए 20,000 रुपए मिलते हैं, तो उसमें वो अपने घर का खर्चा तो क्या, अपने कुछ अपने जो दिनचर्या जो जिनकी अपनी। ठीक है सर, हमारे साथ में प्रदीप भटनागर भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी। सर, कांग्रेस का तो कहना है कि आप सिर्फ जुमले करते हैं, जमीनी हकीकत है कि आपकी कोई भी स्कीम जनता तक नहीं पहुंचती है। देखिए, कांग्रेस को कभी ना तो कभी नजर आया ना नजर आया कुछ भी जी। आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आवाज? जी जी, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आज इन्हें गरीब की इतनी चिंता हो रही है कि इतने लंबे वर्ष तक कार्यकाल में इन्हें गरीब याद नहीं आया। आज गरीब को हर चीज की सुविधाएं मिल रही हैं या मिडिल क्लास को मिल रही, तो यार 40-50 हजार रुपए जो उन्होंने मिडिल क्लास आदमी के लिए बोला, देखिए एक क्लास बात दिखता है कि कांग्रेस कितनी दलाली में डूबी रही। ये 50-60 हजार रुपए आज सालों से, 10 सालों से बेचारा एक सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पे खड़ा रहता है, जिसको मात्र 8-10 हजार रुपए मिलते हैं, क्या वो अपनी दिनचर्या अपने परिवार को नहीं चलाता? या जो नौकरी करते हैं दुकानों पे या शॉपकीपर वगैरह हैं, क्या वो नहीं चलाते? या पान बीड़ी सिगरेट वाले अपनी दुकान दिनचर्या नहीं चलाते? हाँ, मगर कांग्रेस में शौक ज्यादा बढ़े ना, कि शाम को इंग्लिश वाइन चाहिए, शराब चाहिए, इन्हें शाही पकवान चाहिए। तो जिनके मुखियाओं ने कभी ऐसे गरीबी और अमीरी नहीं देखी, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने केवल राजशाही देखा, चांदी की चम्मच देखी, चांदी का गिलास, सोने का गिलास। सर, एक बार आप अनम्यूट करिए अपनी आवाज, आपकी आवाज साफ आ नहीं पा रही है। जी, भारत माता की जय। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए सर। तो मैं इसी प्रकार से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को करीब 0-0 नजर आता है। ये नहीं पता कि इनके टाइम में जो 90,000 किलोमीटर सड़क बनती साल में, आज वो 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनती। आज ये नहीं पता कि जितनी इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई उससे डबल हम बिछा चुके हैं। और सरकार को जो कॉरिडोर जो हमारा जो मालवाहक कॉरिडोर बन रहा है, वो नहीं दिखाई क्यों देगा? आज पुरानी रेल हटा के आज हम वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के चक्कर में लगे हैं, और स्पीड उससे भी अच्छी ट्रेन जो देश में चल रही है सुविधाओं के लिए, वो कहां दिखाई देगी इनको? क्योंकि इनको तो सदैव राहुल गांधी दिखाई देते हैं या सोनिया गांधी दिखाई देते हैं, मगर कभी इनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, शिकायतें तो आपसे हैं, आपसे किसानों को भी शिकायतें हैं, युवाओं को भी है, महंगाई से भी है। तो अब इस बजट में क्या कुछ ऐसा आएगा जिससे इन सभी वर्गों को राहत मिलेगी? युवाओं की बात करें, शिकायत राजनीतिक दलों को, युवाओं को नहीं है। बताइए हकीकत। आप सुन लीजिए, एक मिनट, आप कभी भी एक स्कूल कॉलेज में जाइए, जो राजनीतिक में बच्चे नहीं है या पॉलिटिकल से मतलब नहीं रखते, आप उनसे मिलिए तो सही कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, आप किस एजुकेशन के लिए हैं, किस नहीं है। आज इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पूरे देश विश्व में, पूरा भारत का बच्चा नौकरी कर रहा है, लाखों रुपए सैलरी ले रहा है, क्यों वैसे ही है? क्या मैं समझता हूं कि जिस तरह जनसंख्या देश की बढ़ती जा रही है, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी क्यों बढ़े? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण कौन कराएगा सर? मैं वही कह रहा हूं, देखिए वही तो मैं चीज कह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं मैं। क्या आज जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो आज हम इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, और विपक्ष को भी, सबको भी, देश को भी, तो उस पर कोई बात नहीं करता। आज देखिए बजट आ रहा है, बजट पहले भी आया, क्या उसमें वाहन नहीं चले, नई गाड़ियां नहीं आई, जो बैटरी की गाड़ियां आई हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, क्या उस पर सब्सिडीज नहीं आई? जो ये आज एमएसपी की बात, क्या एमएसपी नहीं आई? क्या आज किसान खुशहाल नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इनको दिखता नहीं है। क्योंकि किसान की जमीन जो आज 3.5 रुपए गज थी, आज वो 3 लाख रुपए तक पहुंच गई, 3,000 रुपए से 30,000 तक पहुंच गई, वो नहीं दिखाई देता है। प्रदीप जी, बेरोजगारी तो है, और बेरोजगारी का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? बेरोजगारी पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर है। बच्चे बड़े होंगे तो रोजगार मांगेंगे, मगर तो इसका सॉल्यूशन सरकार लाएगी, क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठाएगा। अगर हम फैक्ट पे बात करें तो इस साल में सरकार की ओर से कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है? मैं बेरोजगारी की पहले पूरी कर देता हूं जी। मेरे साथ कांग्रेस के बैठे हैं, कांग्रेस का अलायंस है
झारखंड के साथ भी है और कांग्रेस में कुछ सरकार राजस्थान में रही। जरा बताएं कि 3.25 लाख पद खाली पड़े हैं झारखंड के अंदर, क्यों नहीं भरे गए 5 साल में? शिबू सोरेन को क्या आफत आ गई थी? सोचिए, जो आदिवासी क्षेत्र, गरीब क्षेत्र कहा जाता है, वहां 3.25 लाख पद खाली पड़े और वहां चुप बैठे हैं आप। राजस्थान में 25 लाख बच्चे नौकरी मांगते रहे, 7.5 लाख पद खाली पड़े, आपने 5 साल में नौकरी नहीं दी। क्या जनता नहीं पूछना चाहती कि भाई जहां आपकी सरकार चला रहे हैं कि आप वहां क्या रोजगार दे रहे, क्या दे रहे? क्यों नहीं? हम सत्ता में केंद्र में बैठे तो पहले हम जवाब देंगे, इनकी जवाबदेही बनती है। आपने प्रदेश में क्या विकास करा, आपकी जवाबदेही बनती है, आप जवाब क्यों देंगे? हम तो विपक्ष में बैठे। समस्या सबसे बड़ी ये हो रही है कि आप तो लड्डू खाए जाओ और दूसरे को नमक के डले खिलाए जाओ। देश का विकास होता है राज्यों से, राज्य विकास करेगा तो देश विकास करता है। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जीडीपी भी, टूरिज्म भी, आर्थिक जो सहूलियत थी वो भी, चिकित्सा जिस तरह आज कांग्रेस 0/0 कर दी थी, आज उसको लाने के लिए नई सरकार को मेहनत करनी पड़ रही है। किसानों के लिए अब बात अगर किसानों की करें तो किसानों के लिए क्या कुछ खास रहेगा आज के? आज बिल्कुल, मैं आज एक बहुत छोटा सा किसानों के लिए उदाहरण दे रहा हूं। अभी 6 महीने पुरानी, 6 या 8 महीने पुरानी बात है, जोधपुर के अंदर एक बच्चे ने अपनी रेतीली जमीन पे अनार बोया, अनार की खेती करी, और उसने जो खेती नई टेक्नोलॉजी से करी, जो सरकार ने जिले वाइज डॉक्टर और जो मेडिकल के बैठा रखे कि आप मट्टी चेक कीजिए और बताइए कि इसमें क्या ज्यादा अच्छा उग सकता है। तो उस बच्चे ने अनार 70 लाख रुपए के अनार कहां बेचे? बांग्लादेश से खरीदने आए, तो वो जोधपुर। ये समझते हैं कि क्योंकि क्या है ना, ये लोग देखते हैं टीवी चैनल वो जो केवल गिने चुने ऐड दिखाते हैं, गिने चुने चीजें दिखाते हैं। कभी देश बैठ के दिन में ज्यादा नहीं 1 घंटा या आधा घंटा दूरदर्शन देख लिया करिए, और हर राज्य का दूरदर्शन का अपना चैनल है, आपको पता लग जाएगा देश में क्या विकास हो रहा है। यहां बैठ के बोलने से पहले अच्छा है कि आप विकसित भारत की तस्वीर देखिए, और वो केवल सरकारी चैनल दिखा पाएंगे आपको। गंगेश्वर शर्मा जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि आप लोग विकसित भारत की तस्वीर देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ, विकसित भारत की तस्वीर देखिए, आज गरीबी का स्थिति क्या है। एक तरफ ये कहते हैं कि जो देश में गरीबी नहीं रही, दूसरी तरफ कहते हैं 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज बांट रहे हैं। तो गरीबी है तभी तो दे रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या की दरें लगातार बढ़ी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आम आदमी की जो आमदनी है टुकड़ी है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। शिक्षा आम आदमी के हाथ से इन्होंने छीन ली है। आज स्थिति ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपके पास पैसा है तो अपने बच्चों का इलाज करा सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो। शिक्षा और स्वास्थ्य को जो है आम आदमी की पहुंच से दूर करा दिया गया है। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र को पूरा इन्होंने बेच खाया है, नए रोजगार मिल नहीं रहे हैं, खाली पद भरे हैं, उनको भरने को तैयार सरकार नहीं है। तो इस हालात में मजदूर और किसान के जो हालात जो बहुत खराब हुए हैं, और इसके लिए जो है इधर उधर की जो बात करके पूरे जो है मुद्दे को जो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत ये है कि देश में गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और विकास आम आदमी का विकास होता है। जिस विकास में आम आदमी ना हो, उस विकास की क्या बात करें। चंद उद्योगपतियों के विकास को विकास नहीं कहा जा सकता। विकास लोगों के जो है समूह से होता है कि देश की जनता का विकास हो, तब देश की उन्नति होती है, तरक्की होती है। अंबानी अडानी की तरक्की होने से जो है देश की तरक्की नहीं हो। बोल रहे हैं कौन से दल से हैं ये? सर, एक किसान नेता है गंगेश्वर शर्मा जी। गंगेश्वर शर्मा जी किसान नेता। हाँ, किसान नेता साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आज जब 60% 70% गन्ना उगता था, आज 90% गन्ना उगता है। गन्ने के पैसे नहीं मिलते, फिर भी गन्ना किसान उगा रहा है। आपको पूरा गरीब नजर आया, सब कुछ शोषित नजर आया, आपको किसान नजर क्यों नहीं आया अब तक? आपने किसान की एक बात नहीं करी। तो इसका मतलब आप किसी दल से हैं जो जहां बैठ के राजनीति कर रहे हैं, किसान के विषय में नहीं बोलना चाहते। आप किसान के बारे में बोलिए ना कि किसान में क्या था। बताइए कि उत्तर प्रदेश से अगर आप आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 चीनी मिले कुमारी मायावती जी ने बेच दी, उस पर कोई टीका टिप्पणी करेंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी ने 11 चीनी मिले बंद करा दी बिल्कुल, और उसका रेशा करोड़ों रुपए का बेच दिया, उसे चालू क्यों नहीं करी गई? क्या रोजगार नहीं आता उससे? आज वो चीनी मिले भी चालू हैं, रोजगार भी मिला, उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन भी उत्तर प्रदेश सरकार बेच रही है। लेकिन प्रदीप जी
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता पर महंगाई की मार तो पड़ी है, चाहे वो गैस हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे फिर वो पेट्रोल डीजल हो। तो सरकार इसको कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ। और अगर मान लीजिए फिलहाल कम भी हो गया तो ये तो एक लॉलीपॉप की तरह होगा ना, क्योंकि अगली नई सरकार आएगी, नया बजट आएगा, महंगाई फिर बढ़ जाएगी। देखिए, सरकार ने इस 10 वर्षों में बजट को और जितना भी क्या नाम आपने जो कहा कि दाम को लेके घटाने के लिए बहुत प्रयास करा जी। हमने अगर कमर के पीछे देखे देश दुनिया को, तो हम अमेरिका से, जापान से उससे बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं। सर वो डेवलप कंट्री है, वो डेवलप कंट्री है, हम डेवलपिंग है। किसकी वजह से? जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं यहां बैठ के, जो दल जितने बैठ के चले गए। अगर डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलप करते आए हैं ना, जो नई नई पार्टियां उसमें आई, वो जेब तो नहीं भरे, कोयला घोटाला तो नहीं करा, कोल घोटाला तो नहीं करा, बिजली घोटाला तो नहीं करा, स्टैंप घोटाला तो नहीं करा, जमीन तो नहीं खा गए। बोलिए पवन शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए पवन शर्मा। बन गई, 5,000 करोड़ रुपए जेब में लेके बैठ गए। बताइए ना, आज राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री जो कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करके आज जेल जा रहे हैं, जेल जाने को तैयार हो रहे हैं, अगर वही पैसा सदुपयोग से अगर जनता के लिए लगता तो क्या किसान रहता? आज किसानों को नहीं पता, किसान अपनी जमीन बेच के उस पर डेवलपमेंट और मल्टी स्टोरी बना रहे। आप नोएडा जाइए, आप नोएडा जमीन नहीं खरीद सकते। शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दिल्ली एनसीआर में कहीं चले जाइए, अगर जमीन नहीं खरीद सकते आप, इतनी महंगी जमीन है। किसान बिल्डर बन गए, मगर उन गरीब किसानों की कोई बात नहीं करता, जो बेचारे पे 2 बीघे 4 बीघे या 5 बीघे जमीन है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। जिस किसान को सहायता चाहिए गरीब को, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, मगर गरीब किसान के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, गंगेश्वर जी उनका कहना है कि आप आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं करते, आप लोग राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए है। क्या इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही? 10,000 रुपए में एक मजदूर अपने परिवार के साथ कैसे जिंदा रहेगा? कैसे वो अपने परिवार को पालेगा, कैसे खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या अपने स्वास्थ्य के लिए करेगा? दिल्ली के अंदर 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लंबे समय से इनकी सरकार है, क्यों नहीं मजदूरों को वेतन बढ़ाने को तैयार है? 10,000 में क्या एक मजदूर जिंदा रहेगा आज? तो ये जो हालात है, किसानों का जो गन्ना है मिलों में लिया ही नहीं जा रहा है, तो हालात तो बहुत खराब है। सार्वजनिक क्षेत्र पूरा खत्म कर दिया, नया बिजली बिल लेकर के आए हैं, तो किसानों के हालात तो और खराब होंगे। किसान अपना जो है खेती कर ही नहीं पाएगा। तो ये हालात गरीब किसानों की बात करें तो 2 बीघे 4 बीघे जमीन लेकर तो कौन जिम्मेदार है? कौन रोक रहा है इनको कि जो आप जो न्यूनतम वेतन मजदूर का मत बढ़ाओ, किसानों को फसल का वाजिब दाम ना दें? कौन रोक रहा है इनको? अब बीज को किसानों से सामर्थ्य से बाहर कर दिया, इतने महंगे बीज हो गए हैं, बिजली इतनी महंगी होती जा रही है कि खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है? इसलिए तो बढ़ रही है कि लगातार किसान जो कर्जा डूब रहा है आत्महत्या कर रहा है। आप यहाँ झूठ क्यों बोल रहे हैं बैठ के? आप देश दुनिया के झूठ क्यों बोल रहे हैं? बताइए ना, भी किसान को आपकी सरकार ने न्यूनतम वेतन क्यों नहीं बढ़ाया? 10,000 रुपए में अपने परिवार के साथ जिंदा रह सकता है? आप अपने घर पे जो कुत्ता पालते होंगे तो उस पर 10,000 से ज्यादा खर्च होता होगा। आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो? आप कुछ को नहीं पता, कुछ क्या बोल रहे हैं। आपके जो किसान काम करता है, क्या वो सरकार भी इस तरह गरीब को कि भैया जो किसान की कटाई हो रही है, बुआई हो रही है, जो गरीब। ठीक है, आप सब हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं, तुरंत हाजिर होंगे।